हाँ मेरे सभी स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपके सामने मेसोपोटामिया के विषय में समझाऊंगी। विश्व की 4 महान सभ्यताओं में से एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। और आपको पता है, इन्हीं 4 महान सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो है वो हमारे देश की भी है। उस सभ्यता का क्या नाम है? तो सिंधु सभ्यता। और ये सभी सभ्यताएं जो है वो किसी न किसी नदियों के किनारे बनी हैं या बसी हैं। तो आपको बता दें, ये महान 4 सभ्यताओं का नाम क्या है? तो उनका नाम है, सबसे फर्स्ट में आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सेकेंड नंबर पे आता है मिस्र की सभ्यता, थर्ड नंबर पे आता है सिंधु सभ्यता और फोर्थ नंबर पे जो आता है वह है चीन की सभ्यता। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी ये जो सभी सभ्यता है किन नदियों के किनारे हैं। तो सबसे फर्स्ट मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह दजला और फरात नदी के किनारे में है। और मिस्र की जो सभ्यताएं हैं वो नील नदी के किनारे हैं। और अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो सिंधु नदी के किनारे हैं। और अगर हम बात करते हैं चीन की सभ्यता तो हांगहो नदी के किनारे में है। ये महान सभ्यताएं एक दूसरे की समकालीन रही हैं। तो हमें जो आज पढ़ना है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हाँ जी, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया ये कहाँ पे है? तो वर्तमान के इराक क्षेत्र में है। कहाँ है वर्तमान में? इराक। तो अब आप कहेंगे इराक कहाँ पे है? तो इराक जो है वो, इसे हम मान के चलते हैं अरब। और ये जो हमारा क्षेत्र है वो भारत है। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा एक संपर्क बनता है और यहाँ जो बहती है वो उसे कहते हैं हम फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। और ये जो हमारा क्षेत्र है ये है इराक। बस मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात नदी के मुहाने पर स्थित है। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? दजला और फरात नदी के मुहाने पर स्थित है। सबसे पहली बात है, अब आप कहेंगे कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का नाम ऐसे तो नहीं रखा जाता है, हर नाम का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। तो मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है तो हम वो जानते हैं। तो मेसो जो पोटामिया, मेसो का मतलब 2 नदी, पोटामिया का मतलब बीच में, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या है? 2 नदियों की बीच की भूमि। तो अब हम देखेंगे कि 2 नदियां वो कौन सी हैं। यहां से बहती है दजला नदी और यहां से बहती है फरात नदी। और इसी बीच की जो भूमि है इसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया, 2 नदियों की बीच की भूमि। अब आप जान गए कि मेसोपोटामिया आज वर्तमान में वो कहाँ पे है? तो इराक में है। क्लियर है? ठीक है। बाइबल का जो प्रथम भाग है उसे कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में इस मेसोपोटामिया का जिक्र किया गया है। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का जिक्र किया गया है किसमें? तो ओल्ड टेस्टामेंट में। आपको बता दें, मेसोपोटामिया की जो खोज है वो कब की गई है? तो 1840 में। कब की गई है? 1840 में। और आपको बता दें कि जब यूरोपियंस क्या करते हैं, मेसोपोटामिया की खोज कर चुके थे, तब तक हमारे देश में पुरातत्व विभाग की स्थापना भी नहीं हुई थी। आपको मैं बता दूं, पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में हुई थी। कब हुई है? तो 1861 में हुई है। तो अब हमें यह जानना है कि ये जो मेसोपोटामिया है ये सभ्यता कब विकास किया, कितने दौर में विकास किया और कितने भागों में बटा हुआ था। तो मेसोपोटामिया का जो बांटा गया था वो 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। मेसोपोटामिया कितने पार्ट्स में बटे हैं? तो 3 पार्ट्स में बटे हैं। पहला भाग क्या है? सुमेरियन सभ्यता, दूसरा बेबीलोन सभ्यता और तीसरा अशेरियन सभ्यता। तो मेसोपोटामिया को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके इन तीनों भागों के विषय में हमें स्टडी। वर्तमान का क्षेत्र कौन सा है? तो इराक। और ये इसी जगह पे 2 नदियां बहती थी, वो जाके कहाँ गिरती थी? तो फारस की खाड़ी में। दजला और फरात नदियां कहाँ गिरती थी? फारस की खाड़ी में। तो आइए जानते हैं मेसोपोटामिया का भूभाग कैसा था। तो मेसोपोटामिया का भूभाग है ये, उसकी 2 नदियां हैं
अभी मार्कर नहीं चल रहा है। मेसोपोटामिया की ये 2 नदियां हैं। ये नदियां हो जाती है, क्या नाम है इस नदी का? दजला और फरात। ये 2 नदियां हैं, दजला और फरात नदी। अब हम देखेंगे ये कहाँ गिर रही है दजला और फरात नदी? तो ये है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। अब इस भूभाग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा जो दिशा है, हमें दिशा सबसे अच्छे जानना होगा। इसके लिए हम इसे 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो जाएगा आपका साउथ यानी दक्षिण, यह होगा आपका पूरब ईस्ट, ये हो जाएगा आपका पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है? तो मेसोपोटामिया को हम इन 4 दिशाओं में बांट लेते हैं। अब हमें जानना है कि किस दिशा में और किस वजह से वो जानना है। तो ये जो मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड क्या था? हरा भरा ऊंचा मैदान था, वो एक पहाड़ी एरिया जैसा था, हरा भरा ऊंचा मैदान था, पहाड़ी एरिया था। उसे हम देखेंगे तो वहां पे घास उत्पन्न होती थी, उसे क्या कहते थे? स्टेपी घास। यहाँ पे जो घास उत्पन्न होती थी वो क्या थी? तो स्टेपी घास। और ये वही स्टेपी घास है जिसकी वजह से आदि मानव ने चलने का अभ्यास किया। आदि मानव ने क्या किया? तो खड़े होकर के चलने का अभ्यास किया। अगर ये स्टेपी घास ना होते, क्योंकि ये बहुत काफी लंबे लंबे होते थे और इसमें वो चारों पैर पे चलते थे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो उचक के खड़े होकर देखने का अभ्यास करने लगे। तो ये वही स्टेपी घास है, ठीक है? तो ये जो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है वहां पे स्टेपी घास होते थे, ठीक है? अब इसका ये कौन सा भाग है इसका? तो उत्तरी भाग। कौन सा भाग है? उत्तर भाग है। अब हम देखेंगे कि उत्तर और पूरब के बीच में क्या था। तो यहाँ इस एरिया में जंगल थे, इस एरिया में क्या थे? जंगल थे और कुछ हरे भरे पेड़ पौधे थे और कहीं कहीं खेती की भी व्यवस्था थी और कुछ घर भी थे। कुछ घर वहां से भी प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पे कोई एक नगर या कोई बहुत बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया के नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नहीं मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है? मेसोपोटामिया के साउथ में। मेसोपोटामिया का जो साउथ क्षेत्र है वो क्या है? मरुस्थलीय था। ये जो मेसोपोटामिया का साउथ है वो क्या है? मरुस्थलीय भाग था। तो इसमें अब आप कहेंगे और इसी एरिया में मेसोपोटामिया का जो नगरीय सभ्यता का विकास है इसी साउथ में हुआ। तो क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि अगर यह मरुस्थलीय है तो यहाँ सभ्यताओं का विकास कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं ना कि एक सभ्यता का, एक शहर बसने के लिए, एक गांव बसने के लिए, लोगों को जीने के लिए, पशुपालन के लिए पानी की आवश्यकता होती, तो मरुस्थल में वो कहाँ से आएंगी? तो इसका एक रीजन यह है, यहाँ से ये जो फरात नदी बहती है ना, जब फरात नदी सागर में जाके मिलती है तो यहाँ पे बहुत सारे नहरों का भी निर्माण करती है और बहुत ज्यादा डेल्टा का भी निर्माण करती है, ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पे जो मरुस्थलीय था और जब भी कोई फ्लोड बाढ़ आता था तो बाढ़ में जो फरात नदी है बहुत सारी उपजाऊ भूमि बहा करके, मिट्टी बहा करके ले आती थी और यहाँ का जलस्तर अच्छा था। इस वजह से ये जो एरिया था मरुस्थलीय, लेकिन यहाँ पे सभ्यताओं का विकास होना संभव हो पाया। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहाँ पर विश्व में लेखन कला प्रथम बार यहाँ से शुरू होता है। तो ये इसका क्या है? मेसोपोटामिया का भौगोलिक विकास। तो मेसोपोटामिया में भौगोलिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मेसोपोटामिया इराक के साउथ में, यहीं पर नगर बनना प्रारंभ हुआ, यहीं पर पशुचारण, व्यापार, लेखन कला, सारा विकास जो होता है मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ।
मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं किसी नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुई? सिर्फ मेसोपोटामिया ही नहीं, विश्व की समस्त सभ्यताएं ये नदियों के किनारे ही विकसित हुई। जैसे हम बता दें कि ये जो सिंधु नदी है वह भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद आ जाता है मिस्र की सभ्यता, वो भी नील नदी के किनारे विकसित हुई। और मेसोपोटामिया आप जानते ही हैं दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। और उसके बाद ये जो चीन की सभ्यता है वो हांगहो नदी के किनारे में विकसित हुई। तो हमें जानना है कि आखिरकार ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो विकास है या सभ्यताओं का निर्माण है, ये किस पर डिपेंड करता है? या तो कृषि पे, या पशुपालन पे, या व्यापार पे। ये तीन कैटेगरी है किसी भी सभ्यता या किसी की देश की किसी भी सभ्यता का विकास का, ये तीन कैटेगरियां है। तो अगर ये तीनों चीज बिना पानी के संभव नहीं है। हम अगर कृषि करेंगे तो सिंचाई के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या जाता है? कृषि। तो कृषि जब हम करेंगे तो सिंचाई के लिए पानी चाहिए, हाँ, उपजाऊ भूमि चाहिए, वो जहाँ पे नदी का जलस्तर उसे मिले, जहाँ से वो नहर निकाल के अपने खेत तक लेके आ पाए, उतना उस एरिया तक वो खेती का विस्तार होता है और वहीं पे नगरों का विकास हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो पानी चाहिए। तो पानी हमें कहाँ से मिलेंगे? नदी से मिलेंगी। अगला क्या है? पशुपालन। तो पशुपालन के लिए भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पानी आवश्यक है। तो ये पानी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? नदी के किनारे ही मिलेंगी। और नदी के किनारे हरे भरे घास से मिलते, जिससे उन्हें पशु चारण के लिए भी पर्याप्त घास पेड़ पौधे मिल जाएंगे। इसीलिए वे लोग नदी को किनारे बसा करते थे। अब आ जाता है व्यापार। व्यापार के लिए भी नदी बहुत आवश्यक, क्योंकि उस वक्त परिवहन उतना संभव नहीं था। तो परिवहन के लिए भी लोग क्या करते थे? नदियों का इस्तेमाल करते थे नौकाएं के लिए। मेसोपोटामिया से जुड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है लेखन कला। मेसोपोटामिया की जो एक्चुअल में पहचान है वो लेखन कला से। जैसे भारत की जो सिंधु सभ्यता की पहचान है वह किससे है? तो उसकी नगर निर्माण योजना से, खास करके स्नानागार से। द ग्रेट बाथ के नाम से इंडस सिविलाइजेशन जाना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो मेसोपोटामिया है वह जाना जाता है किससे? तो लेखन कला से। तो आज हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया में लेखन कला किस प्रकार प्रारंभ हुआ। लेखन कला, मेसोपोटामिया की लेखन कला। तो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है वह भी प्रारंभ होती है उसकी व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापार करने की सुविधा के लिए वह लेखन कला प्रारंभ किए थे, क्योंकि व्यापार में हिसाब किताब लेन देन का देख रेख करने के लिए उन्हें लेखन कला का प्रारंभ करना पड़ा। सर्वप्रथम उन्होंने चित्र द्वारा यह एक लिपि बनाई और उससे वह बनाते थे। उनकी लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। और उनकी अक्षर क्या थी? तो किलाक्षर थी। ठीक है, क्या थी? किलाक्षर। अब ये लेखन कला करते कैसे थे हम वो अब देखेंगे। तो आप लोगों ने टैब देखा होगा ना? हाँ, जो टैब आता है इतना बड़ा होता है। ये जो टैब है ये आज का टैब नहीं है, ये मेसोपोटामिया का टैब है। उस समय में भी लोग इसी तरह का टैब यूज करते थे। तो आप हैरान हो गए ना? लेकिन हम बताते हैं किस तरह का टैब था। वह गीली मिट्टी से बनता था। किस प्रकार का था? तो अब हम आपको बताते हैं। इस तरह का गीली मिट्टी को साना जाता था और उसे एक पट्टिका की तरह से थापा जाता था और एक प्लेट की, जैसे स्लेट होता है ना, तो स्लेट की तरह से निर्माण किया जाता था। और उस पे क्या किया जाता है? एक कील से, जो नुकीली टाइप की कोई भी पदार्थ लाते थे, कोई भी धातु कुछ भी हो, नुकीली होती थी, इसे थोड़ा सा धूप में सुखाया जाता था। बहुत ज्यादा सुखाया नहीं जाता था। जब इसमें नमी थोड़ी कम हो जाती थी तब एक कील से इसमें कुरेदा जाता था और उसमें चित्र बनाया जाता था। कैसा चित्र होता था? अगर मछली का व्यापार हुआ है तो मछली का चित्र बनाया जाता था। कितनी बार मछली का व्यापार हुआ है तो जितना अंक होता था उस तरह से वो लोग इस तरह से डंडियां खींच देते थे। अगर बकरी का भी होता था तो वे लोग बकरी का भी चित्र बना
किसी भी संपत्ति का, किसी भी चीज का लोग व्यापार करते थे तो उसका चित्र बना देते थे इस टैब पे और उसको संजो कर रखते थे। कभी से धूप में सुखा कर रख देते थे या घर में रख देते थे। जब व्यापारिक हिसाब किताब खत्म हो जाता था तो इस टैब को या तो नष्ट कर दिया जाता था या उसे रख दिया जाता था। कहीं कहीं पर इसे रीयूज भी कर लिया जाता था, इसे फिर से भिगोकर फिर से तोड़कर इसका इस्तेमाल भी कर लिया जाता था। इसी प्रकार मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रारंभ गीली मिट्टी के पट्टिका पर किया गया था। किस पे किया गया था? गीली मिट्टी की पट्टिका पर किया गया था। उसकी लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि थी और ये चित्रात्मक थी। क्या थी? ये चित्रात्मक थी। और कौन सी लिपि थी? तो किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया में किस लिपि का इस्तेमाल किया जाता था? किलाक्षर लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। अब जो हम चर्चा करेंगे वह है मेसोपोटामिया के अंदर जो सुमेरियन सभ्यता है उसके विषय में। सुमेरियन सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर हैं। वो नगर कौन से हैं? तो सबसे पहला जो विकसित नगर प्राप्त हुए हैं उसे कहते हैं ऊर। उसके बाद जो विकसित नगर प्राप्त हुआ है वो है किस। उसके बाद जो विकसित शहर है उसे कहते हैं लगास। तो सुमेरियन सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण नगर ऊर, किस, लगास और निपुर, ये इसके कुछ फेमस नगर हैं जो इतिहास बयां करते हैं। अब हम जानेंगे क्या कहते हैं मेसोपोटामिया के सामाजिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन और धार्मिक कंडीशन के विषय में। जानते हैं इसका सामाजिक कंडीशन। तो इसका जो समाज था, सुमेर का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। सुमेर का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 3 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहला कौन सा वर्ग है? उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग था उसमें कौन आते थे? तो पुरोहित आते थे, पुरोहित वर्ग आते थे। और सुमेर सभ्यता की सबसे एक खासियत बात क्या है कि वहां जो राजा होता था वो पुरोहित होता था, यानी धर्म और राजा वहां पे मिक्स था। और एक बात आपको बता दे, जो कुछ हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं वो वहाँ के इतिहास पढ़ के आते हैं और हमारे देश का निराकरण करते हैं। तो वहाँ का इतिहास वहाँ है, हमारा इतिहास अलग है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सुमेर में ही। तो सुमेर में क्या हो जाता है कि वहाँ के पुरोहित और राजा आपस में मिले हुए थे। ठीक है, पुरोहित खुद को ही राजा कहता था और लोगों में यह प्रचार करता था कि मैं जो हूँ ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ ईश्वर की इच्छा से करता हूँ। तो प्रजा भी जो थी उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मान के ही वहां पे सारा काम करती थी। जो टैक्स देना होता था, जो भी लगान देना होता, जो भी देना होता था, वो पुरोहित को वो सुविधाएं ईश्वर जानकर ही देती थी। और हाँ, वहां के राजा को बोला जाता था पटेशी। वहां के राजा को क्या बोला जाता था? पटेशी। धर्म का बहुत ज्यादा वहां पे महत्व था। ये हो गया सुमेर का जो है पहला सामाजिक वर्गीकरण। ठीक है, ये तो आप पुरोहित के विषय में जाने। और उसके बाद आ जाते हैं किसान। उसके बाद कौन आ जाते हैं? किसान। ठीक है, किसान जो थे वह मेहनती थे, वो मेहनत करते थे। उसके बाद आ जाते हैं दास। ठीक है, अब हम आगे क्या जानेंगे? तो सुमेर जो सामाजिक वर्गीकरण जानेंगे। अब हम जानेंगे सुमेर का स्त्रियों की दशा और विवाह पद्धति। तो सुमेर वासियों की जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही अच्छी दशा में। ऐसा वो लोग मानते हैं कि वो बहुत अच्छी दशा थी। लेकिन हम जानेंगे कि सुमेर में जो स्त्रियों की दशा थी कैसी थी। तो सुमेर में जो स्त्रियों की दशा है, जो विवाह पद्धति थी उसका, उसमें सुमेर की जो स्त्रियों की दशा में जो विवाह पद्धति है, उस विवाह पद्धति में क्या कहते हैं, स्त्रियों का भी इजाजत लिया जाता था, पुरुषों का भी इजाजत लिया जाता था, तब उनका विवाह होता था। और जो पुत्री को धन मिलता था, दहेज मिलता था, उस पर उस पुत्री का मतलब की स्त्री का वो स्त्री धन के रूप में देखा जाता था और उस पर उसी का अधिकार होता था। और स्त्रियों की यह दशा थी कि उस वक्त जो स्त्रियां थी वह अपने संपत्ति की अधिकारी होती थी। वहां की जो स्त्रियां थी पुत्र या पति के ना रहने पर जायदाद के अधिकारी वह होती थी। और हाँ, और एक खासियत यह थी कि स्त्रियों को संपत्ति के रूप में देखा जाता था। पुरुष चाहते तो उसे बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे। दास प्रथा उस वक्त व्याप्त थी। स्त्रियां अपने पुत्र को भी बेच सकती थी। यह थी वहां की स्त्रियों की कंडीशन। स्त्रियों की कंडीशन एक और थी, जो व्यभिचार होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। उस वक्त पुरुषों के लिए तो जायज था। मेसोपोटामिया सुमेर में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसे हम कहते हैं व्यभिचार, वो पुरुषों के लिए जायज
था, लेकिन महिलाओं के लिए वो जायज नहीं था। ऐसा अगर बेभिचारी स्त्री को दंड दिया जाता था, पानी में डुबो के मार दिया जाता था। उसके बाद आ जाता है, अगर जो भी स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थी या संतान को उत्पत्ति नहीं देती थी, तो ऐसे कंडीशन में स्त्रियों को क्या किया जाता था, तो उसे या तो मार दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो ये थी वहां की जो मतलब कि महिलाओं को यह सोच करके एक संतान उत्पत्ति का साधन वो लोग मानते थे। सबसे खासियत मेसोपोटामिया की जो है, खास करके सुमेर की, वो थी देवदासी प्रथा। अब आप कहेंगे देवदासी प्रथा क्या है? आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि ये प्रथा भारत में ही है, काफी सीरियल भी बने। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रथा जो है ये वही ईसाई सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। उसे कहते हैं देवदासी प्रथा। अब ये देवदासी प्रथा क्या है? जो गांव की सुंदर स्त्री होती थी, देवदासी प्रथा क्या है? जो गांव की सुंदर स्त्री होती थी, उस सुंदर स्त्री को जो जिगुरात है, जिगुरात मतलब जिगुरात किसे कहते हैं? तो मेसोपोटामिया के मंदिर को जिगुरात कहते हैं। जिगुरात में उसे आमंत्रित किया जाता था, और जो वो सुंदर स्त्री का पिता होता था, वो अपने आप को गर्व महसूस करता था और बहुत सारा धन दे करके स्त्री को उस मंदिर को समर्पित कर देता था, क्योंकि पुरोहित जो होते थे ईश्वर के प्रतिनिधि होते थे। ऐसे कंडीशन में वो सुंदर स्त्री पुरोहित के साथ रहती थी, और यह चीज वो जब तक वो खूबसूरत रहती थी तभी तक वो मंदिर में रह सकती थी। जैसे ही उसकी खूबसूरती ढल जाती थी, फिर से सुंदर स्त्री का नियुक्ति प्रारंभ हो जाता था। ये थी देवदासी प्रथा। तो है ना मजेदार देवदासी प्रथा?